ज्योतिरादित्य जी कुछ भी करें, कितने ही योग कर ले, रामदेव से सारे योग भी सीख लेते हैं, तो अभी मुख्यमंत्री वाला योग नहीं आएगा। आज की जो सत्ता है वो उस संविधान को तोड़ना चाहती है। अब हर अपोजिशन के नेता के घर के सामने तो आपने सीबीआई खड़ी कर रखी है, ईडी खड़ी कर रखी है, इनकम टैक्स खड़ी कर रखी है। एक कॉल जाती कि मैं फला बोल रहा हूँ तो बजरंग पूनिया ऐसा आता, त्रेता के बजरंग थे, जैसी छलांग उन्होंने लगाई थी श्रीलंका को, किसी को दिखाई भी नहीं देता, सीधे प्रधानमंत्री के घर में होता है। लेकिन इस बात पे क्लैरिटी है कि मोदी वर्सेस ऑल होगा। मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ये लोकतंत्र बचाओ को बचाने की जिम्मेदारी आज विपक्ष के ऊपर है। बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, खामोश हो गए दास्तां कहते कहते। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए जागरण न्यू मीडिया के साथ और इस वक्त हम सीधे जुड़े हैं जागरण के स्टूडियो से, जो कि नोएडा में स्थित है। और चुनावी बिगुल जो है ना वो बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 2024 की। और कैसी हैं तैयारियां, कहां पर है कांग्रेस, कहां पर है बीजेपी और बाकी पक्ष क्या कर रहे हैं, यही सब समझने की, डिकोड करने की कोशिश हम इस स्टूडियो से कर रहे हैं। और यहां पर इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। जी हाँ, खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इनको परिचय की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, और वो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कांग्रेस को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से उबारा। हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि सीधा उत्तराखंड से हरीश जी अभी पहुंचे हमारे इस नोएडा स्थित जागरण के स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए। मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है, और इतना शानदार सूर्य, इतना शानदार वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब देखना अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि ये पसंद आया। सर, चुनावी पृष्ठभूमि जो है वो अब लगभग सभी पार्टियों की जो है उसका जो मकसद है वो 2024 है। वहाँ की तैयारियाँ जो हैं वो साफ साफ दिख रही हैं। कर्नाटका में आपकी जीत जो थी एक बहुत अच्छा कह सकते हैं तैयारियों में आपके ऐड करता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान ये आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस की स्थिति इस वक्त कैसी है? वो जो खोई हुई ज़मीन थी, क्या उस ज़मीन को वापस लेने की जो कवायद है, वो जो मुहिम है, वो इस वक्त अगर आप हमें ग्राउंड रियलिटी दे सकें। देखिए, दो फैक्टर हैं। एक तो जो क्लेमेंट है, जो कोशिश कर रहा है, मतलब कांग्रेस, वो कितनी कोशिश कर रही है, उसकी एक बानगी है भारत जोड़ो यात्रा, और उसके फॉलोअप में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है जो देश भर में निकाली गई है। उसका अपना इम्पैक्ट है। राहुल जी के और कांग्रेस के वर्स्ट क्रिटिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए एक परसेप्शनल चेंज, लोगों के दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव आया है। जी। दूसरा है जो ऑक्यूपेंट है। राजनीति में भी अर्थशास्त्र का डिमिनिशिंग रिटर्न का सिद्धांत लागू होता है। 9 साल हो गए हैं, 10वें साल में आपका मानना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अब लग रहा है। उसका इम्पैक्ट हिमाचल में दिखाई दिया जी। उसका इम्पैक्ट कर्नाटक में दिखाई दिया। कर्नाटक में हमने बेहतर तरीके से तैयारियां की और इसलिए हम और बेहतर स्थिति में आए। और यदि हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद तेलंगाना में भी हम अच्छा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 150 सीटें लाने की जो मतलब वो आंकड़ा किस तरीके से, आपको कैसा क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस छू पाएगी? मध्य प्रदेश के लोगों ने, विशेष तौर पर ग्वालियर संभाग के लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कांग्रेस को धोखा देने को अप्रूव नहीं किया। और वो एरिया से आप मालवा और जो एरिया जो है ग्वालियर संभाग है, जिसमें चंबल आदि ये सब एरिया सम्मिलित है, यहाँ से हम लोग बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और बाकी एरियाज में कांग्रेस स्वाभाविक रूप से अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में दूसरा कमलनाथ जी के लिए
एक सहानुभूति का फैक्टर हुई है। लोग ये समझते हैं कि सिंधिया जी को इंतज़ार करना चाहिए था, और जब वो एक के बाद एक कदम ले रहे थे राज्य की भलाई के लिए, किसानों का ऋण माफी से बहुत सारे कदम उठाए थे, तो उनका असर लोगों के ऊपर है। तो लोग और कमलनाथ देखना चाहते हैं, एक बेहतर देखना चाहते हैं कि और क्या अनफोल्ड हो सकता है। तो एक स्वाभाविक जो क्यूरियोसिटी है वो मध्य प्रदेश में हमको हेल्प कर रही है, और भाजपा के लिए इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि सत्ता के बिना नहीं रह सकते, जो ये फैक्टर है ये उसको उनके संभावनाओं को डेंट कर रहा है। और उसमें छौंक का काम कर दिया शिवराज सिंह जी ने। यदि वो परिवर्तन करते, शिवराज के बजाय किसी दूसरे को लाते, हो सकता है उनकी पार्टी सत्ता लूज कर जाती, मगर विद शिवराज सिंह चुनाव लूज करना इमिनेंट लगता है मुझको। छत्तीसगढ़ में लोगों की आम सहानुभूति इस समय भूपेश बघेल के साथ है। जिस समय वो अध्यक्ष बने थे, अच्छा काम किया था, इसलिए पार्टी ने रिवार्ड किया, मगर एज मुख्यमंत्री उन्होंने लोगों के विश्वास को जीता है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार उन पर बरस रही है, कभी शराब को लेके, कभी कोयले को लेके, कभी किसी चीज़ को लेकर के, जितना उन पर चोट कर रही है उतना ही भूपेश बघेल के लिए सहानुभूति पैदा हो रही है। राजस्थान के अंदर प्रो पुअर, प्रो कॉमन मैन, प्रो राजस्थान जो एक के बाद एक स्कीम लॉन्च की हैं अशोक गहलोत जी ने, हमको थोड़ा सा मैनेज करना है। जो हमारे यंग बर्डिंग लीडर हैं, जो कल की हमारी संभावना है, उनमें और अशोक जी में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए, देखते हैं। तीन चीजें जिसका आपने अभी जिक्र किया, कभी कभी समझना पड़ता है जी, समझना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है। तीन चीजें जिनका आपने जिक्र किया अभी, उसमें आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, आपने यंग लीडर्स का नाम लिया, आपने राजस्थान की बात करी, आपने कमलनाथ जी की बात करी, आपने गहलोत जी की बात करी, और यही शायद एक समस्या भी कह सकते हैं जो कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने की वजह यंग लीडर्स को प्रमोट ना करना। अभी भी वो यंग लीडर्स की बात अगर हम राजस्थान पर लेकर आएँ, वहाँ पर भी सचिन पायलट जी जिस तरह के, अभी वो मुद्दा भी क्लियर नहीं हुआ, अब कुछ 5 या 6 महीने बचे हैं। यंग लीडर्स, यंग फेसेस का ना दिखना, कमलनाथ जी या फिर अगर आप बात करेंगे तो यंग फेसेस, आपको लग नहीं रहा कि राजस्थान में भी वही होने वाला है, वही मध्य प्रदेश में भी दिखने वाला है? यंग फेसेस को सब जगह पार्टी लाई है, नए चेहरे बड़े पैमाने पर लाई, आगे लड़ाया, उनको अवसर दिया, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि आप उनको नंबर 1 पर ही रखिए। नंबर 1 के लिए कभी कभी थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। हरी जी, नंबर 2 पे भी कुछ यंग लीडर्स ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं है, देखो, अगर हम 5 नामों की अगर बात करें, अगर आप उंगली पे कमलनाथ के बाद स्वाभाविक दावेदार थे जो है ज्योतिरादित्य जी, स्वाभाविक। ज्योतिरादित्य जी के लिए इस वक्त टोन आपकी थोड़ी सी बड़ी सॉफ्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अभी भी ऑप्शंस खुले रखे? जो लोग दल बदलते पार्टी को धोखा देते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। उनके पिताजी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं उनका बड़ा आभारी भी हूँ। और राजेश पायलट जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी पूरी भावना जो है बेटे के तौर पर, एक भाई, छोटे भाई के तौर पर सचिन के साथ हैं जी। हम देखना चाहेंगे उनको और कल देखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य की जरूरत होती है। अब यही फैक्टर है जो काम करता है। हरी जी, सामंजस्य की कमी है यानी आप मानते हैं अभी? देखिए, ये व्यक्तियों पर निर्भर करता है, और जब संभावनाएं होती हैं तो संभावनाओं में टकराहट भी होती है। और जिसको आप लोग जो है, जो पत्रकार बंधु हैं, उसको बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन वो तभी करते हैं जब घर के बाहर खबर आती है। अभी घर के बाहर खबर आ गई है तो खबर बताना जरूरी है, बड़ा करके दे देते हैं। कांग्रेस पर जरा सा आप लोगों की ज़रा ज़्यादा ही विशेष कृपा रहती है, नहीं तो भाजपा के अंदर इतना ब्लास्ट करने लायक है। यदि आप मुरली मनोहर जी और आडवाणी जी के पास बैठ जाइए तो मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर जितने कर्ष हैं, जितने श्राप हैं,
वो सब उनके मुखार बिंदु से निकल जाएंगे, मगर उधर ध्यान नहीं जाता लोगों का। हमारी तरफ विशेष कृपा दृष्टि है, मगर इस कृपा दृष्टि के बावजूद भी हम लोग मैनेज करेंगे, सामंजस्य रखेंगे। और वो सामंजस्य लोग एक बात रियलाइज करते हैं, और हमारी कर्नाटक की लीडरशिप ने इसको प्रूव किया जी। वहाँ भी हमारे पास एक बहुत डोमिनेंट लीडर थे, और बहुत अच्छा उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया था। लोगों के, हम सब की दिली सहानुभूति उनके साथ थी, मगर सिद्धरामैया पब्लिक चॉइस थे, तो एक सामंजस्य बिठाया गया। तो वो सामंजस्य थोड़ा सा बिठाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा उसमें मैं भूतपूर्व यूथ के तौर पर सुझाव दे सकता हूँ कि यदि इंतजार करते हैं तो फल मीठा होता है। अब चलिए एक ज्योतिरादित्य जी कुछ भी करें, ज्योतिरादित्य जी कुछ भी करें, कितने ही योग कर ले, रामदेव से सारे योग भी सीख लेते हैं, तो अभी मुख्यमंत्री वाला योग नहीं आएगा मध्य प्रदेश के, निकल जाने दिया उन्होंने। और यहाँ यदि वो इंतज़ार करते तो कमल मिडवे भी ये चीज़ें संभव हो सकती थी, या ये संभव हो सकता हम ज्योतिरादित्य को आगे रख करके चुनाव लड़ रहे होते। ऐसी स्थितियाँ होती हैं, तो आपको उस फैक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है। आपको लीडरशिप की आंखों में देखना पड़ता है कि उनकी आंखों में मेरे लिए विश्वास है या नहीं है। और शायद वो विश्वास नहीं दिखा, तभी छोड़ना पड़ा लीडरशिप की तरफ से। कह नहीं सकता, समझ देखने की कोशिश न की हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया हो कि आपने सही दृष्टि जो रखनी चाहिए थी, दृष्टि बाध्यता आ गई हो। जी हरीश जी, आपने अभी विपक्ष का बात करी, आपने अभी आडवाणी जी की भी बात करी, तो मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। जब वो यूएन गए थे और वहाँ पर कुछ अधिकारियों ने उनसे भारत के बारे में पूछा था, और उन्होंने कहा था कि मैं जो भी बोलूँगा, और तब वो विपक्ष के नेता थे, राइट, और तब उन्होंने यही कहा था कि ये भारत की बात है, मैं भारत में करूँगा, ठीक है। पर अभी हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, वो भारत की बात जिस तरह से बाहर रख रहे हैं, कई लोगों की संवेदनाएं हैं जो कि आहत भी हो रही हैं। बीजेपी जो है वो भी इसको लाइटली नहीं ले रहा है। तो क्या ज़रूरी है कि विदेशी सरजमीन पर जाके इस तरह के बयानबाजी, इस तरह का जो क्रिएट किया जा रहा है? ये युग है, बट ये युग है। एक युग ये था कि यूएन में भारत सरकार ने अटल जी को भेजा था, जो आर्डेंट क्रिटिक थे गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा नहीं, आप भारत का पक्ष रखेंगे, और उन्होंने बड़ी खूबी के साथ भारत का पक्ष रखा था। लेकिन ये जो मान्य सिद्धांत था, प्रधानमंत्री जी ने उसमें विचलन पैदा किया। जब वो विदेश यात्रा पर गए, इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक, चाहे उन्होंने भारतीय समुदाय के सामने ही वहाँ कहा, उन्होंने ये जो पिछली सरकारें थी उनको बिल्कुल नकारा बताया और उन पर हिट किया। उन्होंने यहाँ तक कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, जिसके विषय में नेशनल कंसेंसस मानी जाती थी, उस फॉरेन पॉलिसी पर भी उन्होंने कमेंट किया, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी हम दूसरे देश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर, कोई बात नहीं करते। हम दिल से किसी को चाहते हों, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बांग्लादेश में शेख हसीना जीते, ये खुलेआम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। इन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के लिए एक प्रकार से ड्रम बीटिंग की। तो जब प्रधानमंत्री जी ने उस लाइन को तोड़ दिया है, जो लाइन से अटल जी ने, आडवाणी जी ने अपने को बधा पाया, और जिससे राजीव जी भी बधे हुए थे। राजीव जी जब बाहर गए थे। जी, पर क्या आप इस बात को मानेंगे कि जब अब प्रधानमंत्री जब जाते हैं, तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी एक साथ मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जैसे कि हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, या कहीं भारत का परचम जो है इसमें
वो एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। इस बात को तो हम भी जाते हैं तो सर हम देखते हैं। एक बात आप स्वीकार करेंगे, नेतृत्व तो देश का प्रधानमंत्री है, ये जनता के चुने हुए नेता है, तो उनको इस मामले में पहल करनी होती है। आपने किसी मामले में कंसेंसस रखी नहीं, आपने राष्ट्रीय सवालों पर कंसेंसस तोड़ी, आपने अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर कंसेंसस तोड़ी। जब आपने खुद ही कंसेंसस तोड़ दी है, उसके लिए पहल करना तो अलग रहा, तो फिर आप दूसरे को दोष क्यों देते हैं? तो जिस भाव से आपने कांग्रेस की सारी सरकारों को विदेशी धरती पर नकारा बताया, उनकी विदेश नीतियों को क्रिटिसाइज किया। मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताना हरीश रावत जी, अब इसको अब राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है। केरल में मुस्लिम लीग के विषय में, क्योंकि वो मुस्लिम लीग ने उस समय उस मुस्लिम लीग का जो जिन्होंने सपोर्ट किया था पाकिस्तान के विभाजन का, और जो उस समय जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, उनका विरोध किया था। जिन लोगों ने उनका विरोध किया तो उनको सेकुलर तो कहा जाएगा, उनको एक तो कहा जाएगा कि उन्होंने इंडिया को ऑप्ट किया और कहा नहीं, हम धर्म के आधार पर बाल्कनाइजेशन के विरोध में हैं, भारत के विभाजन के विरोध में हैं। तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना। असल में भाजपा और भाजपा के समर्थकों में एक बड़ी भारी दिक्कत ही पैदा हो गई। उन्होंने ऐसा मानस बना दिया जैसे ही मुसलमान शब्द आता है वो बहुत ही संवेदनशील, अति संवेदनशील हो जाते हैं, इतिहास नहीं पढ़ते। अब जैसे हमारे वहाँ इनका सवाल आता है मस्जिदों और मज़ारों, इनका सवाल आता है। अब देवबंद का अपना इतिहास है। देवबंद के जो आज सरबराह है, उनके पिताजी बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का घोर विरोध किया, बल्कि मौलाना आज़ाद और रफ़ी अहमद के दुआई से आगे बढ़ करके उन्होंने विभाजन का विरोध किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा नहीं, ये तुम्हारी धरती है, तुमको इस धरती को नहीं छोड़ना है। हाँ? तो अब आज जब कोई बात आती है तो उनको भी उसी नज़र से देखा जाता है। इतिहास के उस पन्ने को जिसको रेशमी रुमाल की तहजीब कहा गया, जो आज़ादी की लड़ाई का ही हिस्सा थी, उसको लोगों ने भुलवा देते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भी और लड़ाई के बाद भारत बनाने में भी जिन लोगों का योगदान था, तो ये जो जहनियत बना दी गई है, तकलीफ यहाँ खड़ी है, देश की समस्या यहाँ खड़ी है। और इसीलिए देखिए दिक्कत क्या है जी, हम लोग उस संविधान से बंधे हुए हैं, जिस संविधान को आज़ादी के लोगों ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया, गांधी नेहरू आदि का सत्व जिसमें सम्मिलित है, हम उससे बंधे हुए हैं। आज की जो सत्ता है वो उस संविधान को तोड़ना चाहती है, उस संविधान को मान्यता नहीं, उससे शपथ लेकर के पद में जरूर है, लेकिन उस संविधान के प्रति उनकी आस्था नहीं है। तो जो ये मजबूत विपक्ष, वाद संवाद, यही शायद एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। हाँ, लेकिन आप संवाद करना ही नहीं चाहते। आप मुझे बता दीजिए, आप इस सत्र में आप मुझे बता दीजिए, आप इतने साल से पार्लियामेंट और वो सब कवर कर रहे होंगे, आपने सत्तारूढ़ दल को जी कभी जो है इस तरीके से संगठित तरीके से सदन को रोकना लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने भी बॉयकॉट किया है, कई मौके दिए गए। नहीं, बाइकॉट तो संवाद के मौकों को लिया नहीं गया। बाइकॉट तो जो है एक ही जगह पे, बाइकॉट तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। ये तो राइट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट उनसे हमने इनहेरिट किया है जी, तो जिसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, संवाद भी उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए कह रहा हूँ संवाद भी उसी का हिस्सा है। संवाद तो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन वही संवाद की कमी है जो कि अब देखने को मिल रही है। सरकार संवाद में विश्वास कहाँ करती है? यदि संवाद में विश्वास करते तो जो है नए संसद भवन के उसके लिए तिथि तय करने से पहले और पार्टी मीटिंग बुलाते, कहते भाई बना दिया है, अब बताओ यार, सब लोग साथ खड़े करके कैसे करना है, सब मिलजुल करके करें उद्घाटन, या कोई सामूहिक विश्वास का प्रतीक है, सब कहते राष्ट्रपति कर दे,
तो ये सब बात ही नहीं होती। लेकिन उसी तो संसद के देखिए, उद्घाटन पे जहां पर संवेदन जब संवाद का आप में संवाद की इच्छा ही नहीं है, संवाद आपके लिए जब एलाइन वर्ड है, जब आपके लिए अपरिचित शब्द है, तो फिर आप कैसे दूसरे से उम्मीद करते हैं? तो ये लेकिन जितना संवाद जो हमें दिख रहा है हरीश जी, वो सारा संवाद जो जैसा आपने कहा कि हमें सिर्फ टीवी डिबेट्स में ही नज़र आ रहा है, शायद संवाद की और ज़रूरत है, ऐसा देश की जनता भी मानती है। और वो जो तस्वीरें दिखती है ना, उस पर भी जनता को काफ़ी असर। संवाद लोकतंत्र में क्या है? जब संसद भवन पर आक्रमण होता है तो प्रधानमंत्री पूछते हैं कि लीडर अपोजिशन सुरक्षित है या नहीं है, और लीडर अपोजिशन जो है भागती हुई जाती हैं प्रधानमंत्री के चैम्बर तक कि सब सकुशल है। दिस इज द डेमोक्रेसी। ये संवाद को पैदा करता है। जब तक ये भाव ना हो एक दूसरे के लिए, अब हर अपोजिशन के नेता के घर के सामने तो आपने सीबीआई खड़ी कर रखी है, ईडी खड़ी कर रखी है, इनकम टैक्स खड़ी कर रखी है, और भी कुछ हैं। अब ये शायद एक कोई और बना रखा है राष्ट्रीय लेवल पर, उसको खड़ा कर रखा है। तो इससे कैसे परस्पर विश्वास होगा? और विश्वास नहीं होगा तो संवाद प्रारंभ नहीं हो पाएगा। और करेगा कौन? जिन करेगा कौन? लोकतंत्र में आप ही जो है उसके कस्टोडियन है इस समय। जिन संस्थाओं की आपने बात करी में आप हालात बदलिए, राहुल प्रधानमंत्री होंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एक बिल्कुल चेंज एटमॉस्फेयर, एक चेंज एनवायरनमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में आपको मिलेगा। लेकिन सर वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, और यदि नहीं चेंज वातावरण रहेगा, आज ही कैसी स्थितियाँ रहेंगी, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो क्रिटिसाइज करूँगा। आप मुझे जागरण में बुलाएगा 1 साल बाद जो है, एक साल से पहले बुलाएंगे हरीश जी, उससे पहले हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव का सिलसिला बस शुरू हुआ है। लेकिन जिन संस्थाओं की आप बात कर रहे थे हरीश जी, उन संस्थाओं से सिर्फ उन्हीं को डरने की जरूरत है जिन्होंने कुछ गलत किया हो। तो उसमें ये बात आप भी मानेंगे? एक चीज है, राक्षसी प्रवृत्ति से सीता जी को डरने की जरूरत थी? वो डरी भी नहीं। वो डरी नहीं, लेकिन उनका अपहरण कर दिया। तो क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति, आपने राक्षसी प्रवृत्ति पैदा कर दी है कि आप विरोध को वो करेंगे करके। तो आप विरोध पर, जिन्होंने गलत किया है, किया होगा, हम नहीं कहते कि किसी वो नहीं किया होगा, लेकिन उसके तरीके हैं। 2024 पे आते हैं सर, मोदी वर्सेस ऑल। अगर मोदी वर्सेस ऑल हुआ तो विपक्ष का नेता कौन होगा? हम जीतेंगे, और जीतने के बाद बैठेंगे और बैठ करके एक कंसेंसस बनाएंगे और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय करेंगे, और उसके आधार पर लीडर का चयन करेंगे। हमारे नेता कह चुके हैं, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह चुके हैं कि एक ऐतिहासिक पहल हो रही है, एक इतिहास बन रहा है, और कांग्रेस इतिहास बनने में सहयोग करेगी। तो अगर कांग्रेस को बैक सीट लेना पड़ा, भूमिका अदा करेगी। कांग्रेस को अगर बैक सीट लेना पड़ा तो क्या कांग्रेस बैक सीट लेने को तैयार है? देखिए, ये चीज़ें किंतु परंतु सब चीज़ों पर एक कयासों पर आधारित है जी। हम इस समय हमारे सामने एक लक्ष्य है कि हम एक फॉर्मूला बनाए जिससे हम एक होकर के लड़ सकें जी, और लड़ें जी। दूसरी बात हमारे सामने है कि हम जीतें जी। तीसरी बात होगी बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करें जी। और चौथी बात होगी उसके लिए कौन लीड करेगा। और आप यकीन मानिए, हम ये चारों स्टेज आने पर जो है, चारों स्टेज को क्रॉस करेंगे। लेकिन इस बात पे क्लैरिटी है कि 2024 मोदी वर्सेस ऑल होगा। जनता के विश्वास को पूरा करेंगे। लेकिन इस बात पे क्लैरिटी है कि मोदी वर्सेस ऑल होगा। ये होना ही है, ये होना ही है, क्योंकि ये मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आज विपक्ष के ऊपर है। जो लोग भी गांधी, नेहरू, अंबेडकर और स्वतंत्रता के, आज़ादी के मूल्यों के संविधान पर विश्वास करते हैं, उन सबको एक होकर के इस लड़ाई में जुटना पड़े। सर, आपने एक होकर लड़ाई में जुटने की बात करी, और एक ऐसी लड़ाई यहाँ पर भी चल रही है
जो पहलवानों की लड़ाई की बात करूं जिसमें आप भी बड़ा पक्ष देते हुए नजर आते हैं, आप इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और इस मुद्दे का क्या हल हो सकता है जो कि हमारे जो पहलवान हैं, क्योंकि हम खेलों की बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े एक सीधा सा हल था जिस दिन पहलवानों ने कहा था, लड़कियों ने कहा, जो स्वर्ण पदक विजेता है, जिन्होंने पोडियम में चढ़ करके तिरंगे के शान को दुनिया में लहराने का काम किया, जो हमारे आंखों के तारे थे, यदि वो कुछ पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तो यदि उनको बुला लेते, कहते आओ बच्चों क्या बात है, और अच्छा ऐसी बात की, तो उसे कहते भाई देखो इनका विश्वास तुमसे हट गया है, तुम्हारे ऊपर जांच होगी, अपराध होगा तो तुमको सजा होगी और तुम इस पद से हटो, इस पद से हटो। क्योंकि वो उस समय ही नैतिक आधार उस पद पर बने रहने का खो चुके हैं जी। जिस समय पहलवानों ने, और पहलवानों में भी महिला पहलवानों ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मैं सही गलत में नहीं जा रहा हूँ। आपने मुझसे सॉल्यूशन पूछा क्या होना चाहिए था, तो मैंने बता दिया। यदि एक कॉल जाती कि मैं फला बोल रहा हूँ तो बजरंग पूनिया ऐसा आता जैसे जो त्रेता के बजरंग थे, जैसी छलांग उन्होंने लगाई थी श्रीलंका को, किसी को दिखाई भी नहीं देता, सीधे प्रधानमंत्री के घर में होता बजरंग जो है, और समाधान निकल जाता। यदि मान लिया मैंने कोई अपराध किया है तो मेरी, राहुल गांधी जी की ड्यूटी है ना, मैं उनको नेता मानता हूँ अपना, या मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे अध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी है ना कि वो कहेंगे नहीं हरीश तुम्हारे ऊपर एलिगेशन सिद्ध हो रहा है, न लगा है, तुम इससे छवि बिगड़ रही है देश की, तुम अलग हटो, तुम अलग हटो, और जांच होगी, जांच में अपराधी पाएंगे तो जेल जाओगे, नहीं तो जो है फिर बात करेंगे। अब आपने मान सम्मान का प्रश्न बना दिया उसको, और यहाँ तक ले आए कि उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, फिर उनको बैठने नहीं दे रहे हो वहाँ। जब बैठने दिया तो मान लिया क्या करते वो, 300-400 लोग थे, दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम पुलिस, क्या 300-400 लोगों को टैकल नहीं कर सकती थी? क्या ज़रूरत थी ऐसे घसीटने की, वो करने की, और क्या ज़रूरत थी उनके आशियाने को उखाड़ देने की? और यदि मान लिया वो पागलपन में हमने लोग भेजे वहाँ, मैं नहीं था, नहीं तो मैं खुद जाता वहाँ, जो हमने लोग भेजे, हमने कहा भाई उनको मत आने दो, उनको मत डालने दो मेडल। कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है यदि वो मेडल गंगा में डाल देती, और स्थिति आ सकती है, क्योंकि उनके लिए सब रास्ते बंद कर दे रहे हो आप। जब सब रास्ते बंद कर दोगे तो वो क्या रास्ता हो सकता है? अपने को ही तो पनिश करेंगे, वो दंड करेंगे। तो हम लोग तो इसलिए भी उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो हमारी शान है, दुनिया हम पर उंगली नहीं उठाए। आज वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन और 2-3 और संगठनों ने सवाल उठा दिए ना भारत पर कि किस तरीके से टैकल कर रहे हो करके, तो ये अच्छी बात थोड़ी हो रही है, ये अच्छी बात थोड़ी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो कुछ कहा गया उन्होंने उत्पीड़न किया, शारीरिक उत्पीड़न किया, लेकिन आरोप लगा है ना, कह रहे हैं ना, वो खुल करके डंके की चोट पर कह रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं, तो उनके आंसुओं को आप कैसे नहीं सुन सकते? गंगा के सामने रो रहे थे, 2 गंगाएं थी, एक वो, एक उनके आंसुओं की गंगा, सारे देश ने देखा। आपने गंगा की बात करी तो हमें 4 धाम की यात्रा पर अगर आए, क्योंकि 4 धाम की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर श्रद्धालु, हर हिंदू की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उस यात्रा को लेकर अब भी कई सारी समस्याएं हैं जो कि आती रहती हैं। तो वहाँ पे किस तरीके की सुधार हैं जो कि ज़रूरी हैं, और उत्तराखंड की आखिर ज़मीनी हकीकत भी जो है वो भी है, अगर आप निरंतर सुधार की आवश्यकता है। और हमको एक बात समझना पड़ेगा कि हमारे पास धरोहर है मानवता की, सभ्यता की, देश की, आध्यात्म की, सनातन धर्म की। जी, हम उसके कस्टोडियन हैं जी। हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। मैं मुख्यमंत्री था जब आपदा के बाद पूरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ,
यानी आप इस बात को तो मानेंगे एज ए कस्टोडियन हम प्रचार करना सही है, और मोदी जी जिस तरह से, वही कह रहा हूँ जी, हमने प्रचार नहीं किया, हमने चीजों को खुद बोलने दिया जी, खुद बोलने दिया। हमने यात्रा को बाधित नहीं किया, हमने यात्रा को प्रारंभ किया, हमने अत्यधिक सुरक्षित यात्रा दी, कोई मौत नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, और निर्माण कार्य भी चलता रहा, पूरा रिकंस्ट्रक्शन जितना हुआ वहाँ वो हमारे समय में हुआ। आज तो शोकेसिंग हो रही है, आप कभी लेजर शो करवाना चाहते हैं, कभी कुछ करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आप वहाँ की परंपराओं को, जो धार्मिक स्वरूप की परंपराएं हैं, क्योंकि ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया है, उसके लिए कुछ मॉडलिटीज़ हैं, आप उन सब को बदल दे रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि आपकी स्टैंप लगनी चाहिए। मैंने एक दिन मजाक में कहा, मैंने कहा गुफाएं हमने बनाई, ध्यान कोई और कर रहे हैं वहाँ, ध्यान बाबा कोई और है। आप ध्यान कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन गर्भगृह का कभी भी टेलीकास्टिंग नहीं हुई। आप गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, हमें अभिमान है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जरूर लोक कल्याण, देश कल्याण, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की होगी, लेकिन आपने उसको टेलीकास्टिंग करवाने की जरूरत क्या थी भाई? क्यों पड़ गई? पर हमारे दुनिया को अगर आप अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं तो ये तस्वीरें ही शायद ये हमारी सभ्यता, सबसे बड़ा माध्यम है। हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, जागनाथ, सारे नाथ जो है सैकड़ों वर्षों से, हर साल लाखों यात्री जा रहे हैं जी। ये सारी हमारी सभ्यता ही तो दिग्दर्शित हो रही है जी। इतनी बड़ा प्रलय आया जिसने कैसी कैसी चीज़ें बहा दी, मगर केदारनाथ के मंदिर को नहीं बहा, कुछ आज भी नहीं आई। ये हमारी सभ्यता ही तो है, हमारी संस्कृति का एक आध्यात्मिक पहलू तो है, और इसी जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। देखिए आप सेंगोल जब जिस तरह से दंडवत होकर प्रधानमंत्री जी, सुनिए, आप जब धर्म को, आस्था को इवेंट बना करके पेश करेंगे तो कहीं न कहीं, लेकिन अगर दुनिया को आप संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में बताना चाहते हैं तो शायद ये अच्छे मौके भी हैं, क्योंकि इन बड़े बड़े मौकों से आप पहुंचा सकते हैं। मतलब जिस तरह से शंकराचार्य जी इतने शंकराचार्य, इतने साधु, इतने महात्मा, इतने विद्वान, ये सब लोग कुछ नहीं कर पाए। इतना बड़ा आपका मीडिया जो लोगों के चूल्हे तक है, बेडरूम तक है, वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को जो है पूजा करके उसकी टेलीकास्टिंग करवानी पड़ी, जो कभी नहीं हुआ। उस गर्भगृह में चमड़े की चीज़ नहीं ले जाई जाती जी, उस गर्भगृह के अंदर कैमरा नहीं ले जाया जाता, सबके लिए प्रतिबंध है जी। आप पूछ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। ये वहाँ की मान्यताएं निर्धारित हैं जी। मान्यताएं तो संस्कृति को कौन बताता है, ये मान्यताएं तो बताती हैं। एक आखिरी सवाल हरीश रावत जी, मैं चाहता हूँ, आपने बहुत समय दिया हमें, लेकिन जाते जाते अगर 2024 की उत्तराखंड की तैयारियों के बारे में आप बता दें, और आप ये बता दें कि क्या वो ज़रूरतें हैं जो कि आप को लगता है कि एज ए कांग्रेस लीडर, एज ए सीनियर कांग्रेस लीडर, जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, जो कि ज़रूरी हैं। और मैंने कहा सीनियर कांग्रेस लीडर, क्या हम एक बार फिर हरीश रावत जी को एक नई भूमिका में, एक बड़ी भूमिका में आते हुए देखेंगे? अब नई पीढ़ी को, नए लोगों को आना चाहिए, और कभी यदि आप फ्रंट पे खेलते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए, यदि गोल करना है उसके लिए आपको जो है बैक में भी रहना है, तो आपको बैक में भी रहना पड़ता है। तो मगर हम लड़ेंगे, काम करेंगे। हमको एक ही बात की जरूरत है, मुद्दे बिखरे पड़े, यदि हम उन मुद्दों को समेट करके निरंतर संघर्ष जारी कर रखेंगे, हम विपक्ष हैं टू अपोज द गवर्नमेंट, ये हमारा पहला काम है, पहला दायित्व है। नीति, सिद्धांत, कार्यक्रमों आदि आदि के आधार पर जनता के सवालों पर हमको अपोज करना चाहिए। हम कितनी प्रखरता से इस काम को करते हैं उस पर निर्भर करता है। हम 5 की 5 भी जीत सकते हैं, और
बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये स्थिति भी आ सकती है। 2022 में ही स्थिति आई। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, लोग समझ रहे थे परिवर्तन आ रहा है, हम मौके का फ़ायदा नहीं ले पाए। तो आज फिर मौका है, तो उसका फ़ायदा लें, ये आवश्यक है। और मैं समझता हूँ लेंगे, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व है वो बुद्धिमान है, राज्य का नेतृत्व भी बुद्धिमान है और सब में सामंजस्य है। वो सामंजस्य बना रहे, मेरी भूमिका उसमें केवल भगवान से प्रार्थना करने वाली की रहेगी। वो मैं प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने हमें इतना सारा समय दिया और कई सारी चीज़ें थी जिनको बड़ी सरलता से और मैं यूँ कहूँगा मुखरता से आपने हमारे दर्शकों के सामने और हमारे सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी और वो जो अनसुलझे पन्ने हैं उनको सुलझाने में आप हमारी मदद मैंने करेंगे। 1.5 साल बाद का तो आपके पास बुक कर लिया है ना। मैंने कहा 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद हम चेंज इन्वायरमेंट देंगे पूरा भारत। चलिए, बाइट हमारे पास रिकॉर्डेड है सर, और उसके लिए आप मुझको बुलाइएगा। 2024 में जब मुलाकात होगी इसी बाइट को हम पहले प्ले करेंगे और उसके बाद हम अपना साक्षात्कार शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दैनिक जागरण को बहुत शुभकामनाएं।